हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। लेक्चर नंबर 1 में आपने एंगल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी कवर कर ली थी। अब लेक्चर नंबर 2 में जो आपने ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में बेसिक इंफॉर्मेशन ली थी ना, उसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे। आपने जो रेशियोज पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने पढ़ी थी, वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पढ़ी थी। फर्स्ट क्वाड्रेंट आप जानते हो, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट। अब आज का लेक्चर हमारा पर्टिकुलरली क्वाड्रेंट की स्टडी पे बेस्ड है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा लेक्चर है। क्वाड्रेंट स्टडी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका एक अलग लेक्चर बनाया। और अगले लेक्चर में हम, जो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बोल रहा था ना कि आपको किसी भी मैग्नीट्यूड का एंगल निकालना समझ आएगा, आप कैलकुलेट कर पाओगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छे से कवर करेंगे। अभी हम क्वाड्रेंट्स को समझते हैं। क्वाड्रेंट की बात करें तो बच्चों देखो, अगर आपके पास एक पॉइंट है P, आपने कार्टेशियन प्लेन लिया, कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आपने P रिप्रेजेंट कर दिया एक्स और वाई की फॉर्म में। और अगर मैं R की बात करूं तो R यहां पे आप समझते हो थ्रू पाइथागोरस, वो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होने वाला है ना, ये तो आपको पता है। तो इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं 10th लेवल की, अगर मैं 10th लेवल की बात करूं तो हमने साइन थीटा की रेशियो पढ़ी हुई है, कोडिंग हमें पता थी, वही जो PBP HHB वाली कोडिंग होती है। तो उसमें अगर मैं इस थीटा एंगल को, जो कि एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं, तो पॉजिटिव एंगल कंसिडर करेंगे, थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में साइन थीटा की बात करूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम क्या लिखते हैं, y अपॉन में r, या आप लिख सकते हो y अपॉन में अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये जो थीटा और r जो है, ये थीटा और जो r है, यहां पे लिखा है ना पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब आप किसी भी पॉइंट को, पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब आप किसी भी पॉइंट को r कोमा थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, r कोमा थीटा की फॉर्म में, और x कोमा वाई की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो कार्टेशियन फॉर्म है। तो देखो, ये कार्टेशियन फॉर्म है साइन थीटा की, और ये आपकी पोलर फॉर्म है जहां r इंक्लूड हो गया। ठीक है, सिमिलरली cos थीटा की अगर हम बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रिवीजन है। ठीक है, तो इसको निपटाते हैं जल्दी से। ये x अपॉन में r होगा। ठीक है, r आपको पता है अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर है। tan थीटा इज y अपॉन x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan की रेशियो। cosec थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ये भी हमने पढ़ा था, तो ये r अपॉन वाई हो जाएगा। sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है r अपॉन x, tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा होता है, तो आप यहाँ पे x अपॉन वाई ले लोगे। तो ये तो पुरानी बात है। पुरानी बात में हमने ऐड क्या किया इस पेज पर कि कार्टेशियन प्लेन में अगर आपसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पूछेगा तो x, y है, लेकिन अगर पोलर कोऑर्डिनेट की बात करेगा किसी पॉइंट की, तो इसका मतलब आप एंगल थीटा इंक्लूड करोगे किसी भी रेशियो में, साइन कोस टैन किसी भी रेशियो में, 6 में से कोई भी ले सकते हो आप, और r इंक्लूड कर दिया आपने। r यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने पहले ही मेंशन कर रखा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, जिसकी वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैंने वहां पे फिगर में बना दी थी, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। आर कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक यूनिट सर्कल हमने कंसिडर कर लिया। यूनिट सर्कल का मतलब इसका रेडियस 1 है। ठीक है, ये देखो, ये रेडियस यहाँ पे O से लेके P तक, मैंने इसका जो रेडियस है OP, मैंने यहां पे 1 यूनिट लिया हुआ है रेडियस। ठीक है, ये बीच में हमने यहां पे लिख दिया। अब एक पॉइंट कंसिडर किया, P पॉइंट A, B, ये P पॉइंट कंसिडर कर लिया, जिसमें A आपका ये हो गया x एक्सिस पे डिस्टेंस और B हो गया y एक्सिस पे डिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें कुछ ना रोटेशन के अकॉर्डिंग एंगल देखना शुरू करते हैं। हम लोग कहा था आपको लास्ट लेक्चर में भी कि हमने जो 10th में ट्रिगो पढ़ी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पढ़ी है, 0 से 90 डिग्री, बस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, इन्हीं एंगल्स पे तो बात की थी। पर अब हम रोटेशन को आगे भी लेकर आएंगे। अगर हम आगे लेके आते हैं तो देखो, एंगल AOB की बात करूं, AOB की, तो वो तो 90 डिग्री है, ये तो आपका 90 डिग्री आ जाएगा, एंगल AOB तो 90 डिग्री आ गया। अच्छा, काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज पॉजिटिव। AOC की बात करो, AOC की कंप्लीट, ये आपका स्ट्रेट एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, π/2 रेडियन में। अच्छा, ये कितना हो जाएगा आपका पाई। फिर एंगल AOD पूछा आपसे, AOD
ऐसे मत आना, जब उसने कुछ नहीं बोला ना डायरेक्शन के बारे में तो आप एंटी क्लॉकवाइज ही लेते हो। AOD, AOD का मतलब कितना हो गया 270 डिग्री, और 270 डिग्री को हमने रेडियन में कैसे लिखा था 3π/2, 3π/2। अब इसमें ना थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं जो बताना चाह रहा हूं तुम्हें कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये पूरा देखो 1 है क्योंकि रेडियस 1 है, एक्स एक्सिस पे है, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मिल रहा है 1,0। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये वाई एक्सिस पे तो x 0 होगा 0,1। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1,0 और डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,-1। ये 4 कोऑर्डिनेट हो गए हमारे ABCD के। अब जरा देखना इसमें मैं क्या बताना चाहता हूं आप लोगों को। बेसिक पॉइंट समझ आ गया, सर्कल लिया यूनिट रेडियस का, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा OP ये रेडियस है। आपने ए और बी 2 पॉइंट ले लिए, ए और बी 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है, ए आपका एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस है, बी आपका वाई एक्सिस पर डिस्टेंस है। कुछ एंगल हमने यहां पे लिखने की कोशिश करी और चारों जो कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं ABCD के वो हमने लिख लिए। यहां पे वर्ड रिस्पेक्टिवली भी आप लिख सकते हो, है ना, रिस्पेक्टिवली। अब देखो यहां पे ना हम क्या बात कर रहे हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स। लास्ट क्लास में बात की थी क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन से थे आपके, क्वाड्रेंटल एंगल कौन से थे कि आपने पॉजिटिव एक्सिस से शुरू किया और एंगल आपका 90 डिग्री के मल्टीपल में होगा, वो 90 डिग्री के मल्टीपल में, ठीक है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन भी हो सकती है, नेगेटिव डायरेक्शन भी हो सकती है। तो ये 90, 180, 270, 360 डिग्री के सारे क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं। चलो अब बात हो रही है cos 0 डिग्री। देखो बच्चों cos 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, cos 0 डिग्री का मतलब आपके पास क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो 0 डिग्री, 0 डिग्री की अगर मैं बात करता हूं तो देखो यहां मतलब आप जो एंगल x जो आपने कंसिडर किया, देखो ये जो x एंगल है, अगर मैं बात करता हूं cos थीटा, थीटा ना लेके इसमें मैंने क्या करा cos x ले लिया, cos x, यहां पे देखते हैं 2 मिनट, cos x ले लिया। अब x को अगर मैंने 0 डिग्री ले लिया तो दैट मींस जो लाइन है वो तो इनिशियल पॉजिटिव एक्सिस पे ही पड़ी हुई है ना, इनिशियल पॉजिटिव एक्सिस पे पड़ी हुई है, तो उस पॉइंट पे इसने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है x एक्सिस पे 1, तो यहां पे cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अच्छा ये हमने टेबल की वैल्यू से भी सीखा हुआ है ना, टेबल की वैल्यू से भी सीखा हुआ है, लेकिन इसको जरा अब हम क्वाड्रेंट के हिसाब से, सर्कल के रोटेशन के हिसाब से देखेंगे। अच्छा sin 0 डिग्री की अगर मैं बात करूं, sin 0 डिग्री, तो sin 0 डिग्री में आप देखो आपको बोल रहा है sin x आपका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और अगर मैं बात कर रहा हूं sin 0 डिग्री की, है ना, मतलब इस लाइन पे परपेंडिकुलर कितना है, बेस तो मिल गया था cos x के लिए, बेस मिल गया था 1 यूनिट, लेकिन इस लाइन पे परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही नहीं ना, b की वैल्यू तो देखो 0 हो गई, तो यहां पे जब ये 0 हो गया तो 0, हाइपोटेन्यूज तो 1 ही है, रेडियस 1 है थ्रू आउट, तो क्या हुआ 0/1 0 हो गई वैल्यू, sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो गई। बात समझ आई। अब cos π/2 की बात अगर करता है, cos π/2 की बात करता है तो इसका मतलब अब पता है क्या, आप यहां पे थे यहां आ गए, इस लाइन पे बात कर रहे हो आप, ए पॉइंट कितना था 1,0, ये कितना है 0,1, मतलब इसमें x कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट कितना है 0। अच्छा cos x के लिए तो मैं क्या करता हूं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की बात करता हूं, तो यहां पे बेस कितना, बेस तो है ही नहीं, यहां पे आपकी तो वर्टिकल लाइन है, तो उस केस में क्या होगा cos π/2 आपका 0 होगा। और अगर मैं sin π/2 की बात करूं तो sin π/2 के लिए मुझे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो यहां पे परपेंडिकुलर कितना है, वर्टिकल वैल्यू कितनी है 1, तो आप ऐसे ले लोगे। कुछ समझ आ रहा है, समझ आया। अब थोड़ा सा और क्लैरिटी लेके आते हैं, cos π, अच्छा आप बात सुन लो, cos थीटा की बात कर रहा हो मतलब x की वैल्यू को देखो, और sin थीटा की बात कर रहे हो तो आप y की वैल्यू को देखोगे, ठीक है, क्योंकि cos x का मतलब क्या हुआ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो आपका x एक्सिस हो गया, और sin x की बात करो, अच्छा एंगल तो यही ले रहे हैं ना, और sin x की बात कर रहे हो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकल। अब cos π देखेंगे, cos π में हमें क्या देखना है, बेस देखना है, तो पाई का मतलब ये एंगल 90 से हटके कितना आ गया, ये सारा एंगल ये आ गया, तो यहां पे अब बेस कितना है, यहां पे आ गए अब आप cos π, यहां पे क्या है -1,0 है ना बच्चों, तो वैल्यू कितनी आएगी x पे -1। और अगर मैं sin π पूछूं तो sin π पर y की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको 0, sin π आपका 0 है। सिमिलरली cos 3π/2 पे जाओ, cos 3π/2 पे,
cos 3π/2 का मतलब ये आप 3 क्वाड्रेंट को जंप करके यहां पर आ गए, ये 0,-1 का पॉइंट है, 0,-1 का पॉइंट, आप इधर आ गए। cos में तो आपको x देखना है, cos थीटा में तो आपको x देखना है, तो x कितना है, 0 हो गया। अच्छा sin थीटा में आप क्या करोगे, sin थीटा में आप p देखोगे, y की वैल्यू तो -1 आ रही है वैल्यू। cos 2π पे आप वापस चले गए, यहां पे पूरा कंप्लीट एंगल आपने बना लिया, ठीक है, 2π का मतलब कंप्लीट एंगल आपने बना लिया। तो cos 2π की बात करोगे तो आप वापस इधर आ गए, cos 2π में आप क्या देखोगे, x देखोगे, तो x की वैल्यू तो फिर से 1 आ गई, और sin 2π की y की वैल्यू वो 0 आ गई। तो वैल्यूज आपको इस तरह से रोटेट करके एज अ पॉइंट की फॉर्म में लेनी, समझ आई। cos थीटा में आप x देख रहे हो, sin थीटा में आप y देख रहे हो, तो आप अगर 0 डिग्री पे देख रहे थे, cos 0 कितना हो गया 1, sin 0 कितना हो गया 0। अच्छा यहां पे 90 डिग्री पे cos 0 कितना है, cos 90 डिग्री पे cos 90 कितना 0, sin 90 कितना 1। इधर आ जाओ 180 पे, cos 180 कितना है, मतलब cos पाई -1, sin 180 कितना है, sin पाई 0। आप इधर आ गए 3π/2 270 डिग्री पे, तो cos 3π/2 इज 0, sin 3π/2 इज -1। इधर आ गए वापस, cos 2π इज 1, sin 2π इज 0। सिंपल पॉइंट की फॉर्म में आपने आज 90 से आगे की बात भी कर ली, 90 से आगे, लेकिन पर्टिकुलरली अभी मैं बात किसकी कर रहा हूं, क्वाड्रेंटल एंगल्स की, जो 90 के मल्टीपल है। थोड़ा रुक के आप तो हर तरह के एंगल आप कैलकुलेट करना सीखोगे। ये लेक्चर में इतना समझ आया आपको, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा वो रेशियोज तो पुरानी बात थी, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया, पूरे सर्कल में एक यूनिट सर्कल कंसिडर किया और जो क्वाड्रेंटल एंगल हमने पढ़े थे उनकी वैल्यूज निकालने की कोशिश करी, बहुत बेसिक मेथड से। देखते हैं इसको थोड़ा सा और आगे कनेक्ट करते हैं चीजों को, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखा है हेडिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको जरा समझने से पहले इस पे थोड़ा सा एनालिसिस और करते हैं। आप देखना जरा यहाँ पे साइन के लिए 0 कहाँ पे है, ये देखो साइन 0 पे वैल्यू 0 है, साइन पाई पे वैल्यू 0 है, साइन 2π पे वैल्यू 0 है। अगर आप और आगे देखोगे ना तो साइन 3π पर, साइन 4π पर वैल्यू साइन की 0 ही रहेगी, क्योंकि जब पाई का मतलब ये इधर आएगा तो y की वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना, फिर 2π पे इधर गया y की वैल्यू 0, 3π पे फिर इधर आया, मतलब 180 आप घूमते जा रहे हो तो वैल्यू 0 होगी। अच्छा यही चीज अगर आप क्लॉकवाइज करोगे, आप -π पे आओगे ऐसे रोटेट करके, तब भी तो y की वैल्यू 0 रहेगी। आप इधर चले गए ऐसे घूमते हुए 2π साइन -2π, तब भी वैल्यू 0 रहेगी। तो इसका मतलब पेज नंबर 3 पर कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 0 है या ±π, ±2π या ±3π, या आप क्या कह सकते हैं इसको, x इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, साइन x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। और इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट अब आप याद रखने वाले हो कि कभी भी आपको साइन x 0 दिया हुआ है तो आप क्या बोलोगे, x की वैल्यू क्या हुई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वेयर n इज इंटीजर। ये आपको एज अ रिजल्ट याद रखना बच्चों, बहुत काम आएगा ये, देखना पूरे 2 साल। साइन x की वैल्यू 0 कहां पे, अच्छा ये चीज ग्राफिकली भी आप जज करोगे आगे चल के। अभी मैंने आपको क्या किया, यूनिट सर्कल में घूम के हमने वैल्यूज को चेक करा है। साइन x की वैल्यू के लिए मैं y का कोऑर्डिनेट देख रहा हूं, cos x की वैल्यू के लिए मैं ऑब्वियसली x का कोऑर्डिनेट देख रहा हूं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो दोनों केसेस में 1 है ना। अच्छा सिमिलरली cos x की वैल्यू अगर मैं इन पे देखूं, cos x की वैल्यू आप ध्यान से देखो, ये देखो cos π/2 0 है, cos 3π/2 0 है। इसी तरह से अगर आप cos 5π/2, cos 7π/2 मतलब ओड मल्टीपल ऑफ π/2 ले रहे हो आप, ओड मल्टीपल ऑफ π/2, उनकी वैल्यू 0 आ रही है। π/2, 3π/2, 5π/2 माइनस कैसे, आपने क्लॉकवाइज लेना शुरू कर दिया रेशियोज को। तो अगर आप ओड मल्टीपल ऑफ ले रहे हो π/2, वो भी ओड मल्टीपल कौन सा, इंटीग्रल मल्टीपल ले लो बेटा, ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 है ना। तो उस केस में cos x की वैल्यू 0 होती है। और इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या याद रखोगे कि cos x की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब x किस फॉर्म में होगा, ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीग्रल का मतलब n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये 2 रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आगे जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली यूज होगा ना, ये सब डायरेक्टली यूज होगा। चलो अब यहां पर बहुत एक अच्छा और एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है, ठीक है। यहां से आपका बेस बनेगा अब 11th की ट्रिको का। अभी तक तो क्या बहुत हल्की बातें कर रहे थे हम, यहां से अब मेन पॉइंट शुरू होगा। आपको कहता है कि हमने फिर से एक यूनिट सर्कल कंसिडर किया जो पीछे कर रहे थे, मतलब रेडियस 1 वाला। ये वैल्यू कितनी है
ये तो 1 है। हमने फिर से एक P पॉइंट कंसिडर कर लिया, ये A है, ठीक है, ये A यहां पे छुप गया, B A है, एक P पॉइंट लिया, ठीक है। मैं अगर X एंगल रोटेट करके इधर आ गया तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल X हो गया। अच्छा, क्लॉकवाइज अगर मैं नीचे आ रहा हूं तो ये पॉइंट इसकी बिल्कुल डायरेक्ट प्रोजेक्शन में देखो, Q पॉइंट क्या हो जाएगा, A, माइनस बी, Q पॉइंट हो गया A माइनस बी, ठीक है। तो एंगल AOP को देखो बच्चों, AOP को मैंने कितना एंगल लिया, X, और AOQ को यहां पे इस बार क्या करा, AOQ में ऐसे नहीं आ रहा, मैंने रोटेशन दिखाई ना, क्लॉकवाइज ले रहा हूं तो मैं -x ले रहा हूं, यहां पे -x, क्लियर। अब आपको कहता है इस बेसिस पे साइन अगर मैं x का देखता हूं तो B/1 होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको बोलता हूं, यहां पे पहले रफ में देख लेते हैं, यहां पे देखते हैं ऊपर, साइन x की वैल्यू अगर मैं लेता हूं, मतलब इस वाले ट्राइंगल के हिसाब से साइन x की रेशियो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस B/1, मतलब B। लेकिन अगर मैं साइन -x का लेता हूं बच्चों, साइन -x का, तो उस केस में आप नीचे वाला ट्राइंगल देखोगे, वहां पर आप परपेंडिकुलर देखो कितना, आप वहां पे देखो ना, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, क्या कोऑर्डिनेट है y का, -b, हाइपोटेन्यूज तो अभी भी 1 है ना, ये -b, हाइपोटेन्यूज तो अभी 1 है, ये आंसर आ गया -b। तो साइन -x का आंसर -b आ रहा है। अच्छा, -b आ रहा है तो b क्या था, b तो sin x था, तो ये आ गया माइनस में sin x। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिला कि साइन ऑफ -x अगर आप देखते हो तो इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ sin x। मतलब अगर आप रेशियो को क्लॉकवाइज देख रहे हो साइन के केस में, तो जब एंटी क्लॉकवाइज आपने मेजर किया था ना, तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के नेगेटिव हो गए। साइन ऑफ -x और साइन x की बात करूं तो एक दूसरे के नेगेटिव है। तो सेम रिजल्ट फॉर कॉसेक x, क्योंकि उसमें क्या उल्टा ही तो हो रहा है, बस रेशियो रिवर्स ही तो हो रही है, रेसिप्रोकल। तो कॉसेक का भी सेम ही बनेगा, कॉसेक का भी सेम ही बनेगा। ये लो, ठीक है। अब tan -x की अगर बात करूं मैं, tan -x, तो इसमें क्या होगा, सेम बात है, tan -x में आप लोगे अगर, तो tan x पे अगर आप लेते हो तो क्या होगा, B/में, यहां पे देख दो तो फिर रब कर देंगे, यहां पे tan x की अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो ये कितना हो जाएगा, B/में, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन अगर मैं tan -x के हिसाब से देखूं नीचे वाले ट्राइंगल में, तो उस केस में क्या हो रहा है, आपका परपेंडिकुलर तो -b लोगे, और ये तो इनको देखो तो ये भी क्या एक दूसरे के नेगेटिव है, ये भी एक दूसरे के नेगेटिव है, ये रब कर रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये -tan x हो जाएगा। सेम फॉर cot -x, यहां पे माइनस बाहर आ जाएगा। आ रही बात समझ। अब एक चीज cos के लिए वेरीफाई करते हैं, cos -x। देखो cos x की वैल्यू देखना आप, cos x की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज a और हाइपोटेन्यूज इज 1, तो ये a आ गया। अच्छा, cos ऑफ -x अगर आप देखते हो तो कितना है, तो उसमें फिर भी बेस क्या a ही तो है, आपका नेगेटिव किसके लिए आ रहा है, y के लिए, है ना। तो यहां पे a/1, तो यहां पे हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी कि cos x और cos -x तो इक्वल आ रहे हैं। तो इसको हम किस तरह से याद रखते हैं कि भाई साइन के एंगल में अगर माइनस आता है या tan के एंगल में माइनस आता है तो हम बोलते हैं माइनस बाहर आ जाता है, मतलब इस तरह से हम याद रखते हैं। अदरवाइज रीजन तो मैंने आपको दे दिया रेशियो वाइज। और cos माइनस अगर x होता है, cos में अगर एंगल माइनस आ जाता है तो वो ऑब्जॉर्व कर लेता है उसको, मतलब ये पॉजिटिव cos x हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ये पॉजिटिव cos x हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे sec -x है तो ये पॉजिटिव sec x हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, याद रखना आपको, एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया हुआ है, मैंने आपको थोड़ा सा प्रूव करके बताने की कोशिश करी है, यहाँ पे रफ में लिख भी दिया है, तो आप थोड़ा इसको एक बार देख लेना दोबारा और याद रखना आपको एज ए रिजल्ट यहाँ पे, ठीक है। तो लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ गया आपका। ये करने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे और छोटा सा लेक्चर ये कंप्लीट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लेके चलेंगे इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स, मतलब जब एंगल की बात अब आगे बढ़ गई। अभी तो मैं 4 बार ही तो घूम रहा हूं, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन्हीं क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर मैं आपको याद दिलाऊं रेंज, फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो वो होता था 0 डिग्री टू 90 डिग्री, जिसको मैं इस तरह से भी लिख देता था 0 टू पाई रेडियन।
इस केस में हम क्या करते हैं, कोड याद रख लेते हैं बच्चों। कोड में काम करता हूं, हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा सा, ASTC। ASTC में 2-3 कोड बने हुए हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जेन्युइन बात है। ऐड शुगर टू कॉफी, तो इस तरह से ना हम कोड याद रखते हैं, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या ऐड शुगर टू कॉफी। अब यहाँ पे ए मैथमेटिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो ए सिंबल है, तो ए मैथमेटिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ आया आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब 0 से 90 डिग्री की रेंज का अगर मैं एंगल लेता हूं, दैट मीन साइन 45 डिग्री, वैल्यू पॉजिटिव आएगी, +1/√2। कॉस 45 डिग्री ले लिया या कॉस 60 डिग्री ले लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल ले रहा हूं ना मैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कोट, ये सारे अगर 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल ले रहे हो तो वैल्यूज पॉजिटिव आती है। ऐसा आप 10th क्लास में जब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाया था तब भी ऑब्जर्व करा था, है ना। तो ये तो कंफर्म्ड है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। लेकिन जब आप सेकंड क्वाड्रेंट पे आते हो तो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू की अगर मैं बात करूं, सेम ही पैटर्न रखते हैं। सेकंड में हम क्या लेते हैं, आपका 90 डिग्री से एंगल की रेंज 180 डिग्री हो जाती है डिग्री सिस्टम में, और यहां पे अगर बात करूं रेडियन में तो π/2 से पाई हो जाएगी, π/2 से पाई हो जाएगी। और इसको अगर हाईलाइट करें तो s का मतलब यहां पे क्या हुआ, मैथमेटिक रेशियो में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक वो पॉजिटिव होगा। s यहां पे क्या डिनोट करेगा कि साइन x और जो कोसेक x है आर पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, आर पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब मेरे पास क्या हुआ, जैसे मान लो 90 से 180 की बात कर रहा है, तो अगर मैं साइन 120 डिग्री की बात करूंगा, साइन 120 डिग्री की बात करूंगा तो साइन 120 डिग्री का आंसर पॉजिटिव होगा, साइन 120 डिग्री का आंसर पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मैं कॉस 120 डिग्री की बात करूंगा तो उसका आंसर माइनस में आएगा। इसका मतलब यह होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे आंसर पॉजिटिव हो गए, सारी रेशियोज के, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का जो आंसर होगा 90 से 180 डिग्री के बीच के जो एंगल्स हैं उनका पॉजिटिव होगा, लेकिन कॉस सेक कॉट टैन इन चारों रेशियोज का आंसर नेगेटिव आएगा। साइन और कोसेक का पॉजिटिव होता है ये, ठीक है। इसी तरह से अभी करके दिखाऊंगा मैं आपको। थर्ड वाला रेंज क्या आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 डिग्री वाला लिया हुआ हमने, जिसको अगर मैं रेडियन में लिखूं, अगर मैं रेडियन में लिखूं तो क्या होगा, पाई से 3π/2। इसमें टी स्टैंड्स फॉर टैन और उसका रेसिप्रोकल लेना होता है आपको, ठीक है, टैन एक्स या कॉट एक्स, ये पॉजिटिव हो गए। मतलब अगर मैं लेता हूं यहां पे tan 210 डिग्री, अच्छा वैल्यू क्या होगी वो भी पता होगा अभी tan 210 डिग्री की। अभी क्या बात हो रही है हमारी, tan 210 डिग्री का आंसर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख रहे हैं हम इस लेक्चर में। तो tan 210 डिग्री पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि t लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर मैं बात करूं साइन 210 डिग्री, तो साइन तो नहीं लाई कर रहा ना थर्ड में, तो आपका क्या होगा उस केस में, साइन 210 डिग्री माइनस, नेगेटिव में आएगा आंसर। अगर मैं बात करूं कॉस आपका 240 डिग्री भी इसी के बीच में है तो भी नेगेटिव होगा, लेकिन tan 240 डिग्री की बात करूंगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। आंसर आएगा कैसे वो भी आप समझोगे अभी आप पहले साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिमाग में सेट कर लो। ये फोर्थ जो रेंज है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी रेंज है 270 डिग्री से 360 डिग्री की। इसको रेडियन में अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, 3π/2 से 2π। और लास्ट जो कोड है c बचा, तो c का मतलब क्या है, cos x और sec x, ये पॉजिटिव होते हैं। दैट मीन्स अगर मैं बात करता हूं cos 300 डिग्री इसके बीच में लाई कर रहा है तो उसका आंसर पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मैं sin 300 डिग्री ले लूं या tan 300 डिग्री ले लूं, cot 300 डिग्री ले लूं, ये सब नेगेटिव हो गए। सिर्फ cos और sec की वैल्यू पॉजिटिव होगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बोला ये लेक्चर आपका बेस है ट्रिग्नोमेट्री का। ये चीजें अगर आपको समझ आ गई, समझ आने के बाद अगर आपको याद हो गई तो आप बहुत ही फ्लो में ट्रिग्नोमेट्री समझ पाओगे, ठीक है। तो लो 2-3 क्वेश्चन है हमारे, वो समझ लेते हैं, बहुत ईजी है, एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन है ये वाले।
आपको कहता है कि आप साइन थीटा और टेन थीटा बताओ, ठीक है, कॉस थीटा दिया हुआ है, ये तो बिल्कुल 10th वाला क्वेश्चन हो गया। पर फर्क क्या हो गया कि कॉस थीटा की वैल्यू 10th में कभी नेगेटिव नहीं देता था, एक तो नेगेटिव वैल्यू दे दी और साथ में क्वाड्रेंट भी बता दिया, और क्वाड्रेंट तो हमारे पास 10th में बात नहीं करते थे। चलो देखते हैं अब इसको ना। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कोड क्या हुआ, ASTC, तो हमारे पास क्या होगा, T पॉजिटिव है, ठीक है, T पॉजिटिव है, इतना मुझे समझ आ गया कि tan और उसका रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव होगा। चलो अब आपको cos थीटा गिवन है और sin थीटा निकालना है, तो इसको ना जनरली हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी वाले मेथड से करते हैं। आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों, 1 होता है। यहां पर sin स्क्वायर थीटा cos थीटा की वैल्यू -3/5 दी हुई है, तो ये सॉल्विंग तो आप बिल्कुल नॉर्मल वे में कर ही लोगे। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो 1 - 9/25 हो गया, ठीक है, आप उधर ले गए स्क्वायर करके, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, आ गई 16/25 एलसीएम लेने के बाद। तो अगर मैं बात करूं साइन थीटा की, तो रूट में 16/25, तो इसका आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है ना। जब स्क्वायर रूट से वैल्यू बाहर आती है, डिग्री यहाँ पे 2 थी, तो आंसर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन अब आंसर देने से पहले आप क्वाड्रेंट को देखोगे, आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा तो नेगेटिव होगा ना, वहां तो tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, तो आप लोगे यहाँ पे 4/5 जरूर लोगे आंसर, लेकिन माइनस में। और अगर ये माइनस नहीं लगाया तो गलत है हमारा कॉन्सेप्ट, जो हमने 11th में पढ़ा मतलब हमने लगाया ही नहीं। अब साइन थीटा मिल गया, कॉस थीटा मिल गया, अब tan थीटा निकालोगे। अब tan थीटा देखो निकालने का एक सबसे छोटा तरीका, इजी तरीका क्या है कि tan थीटा तो साइन थीटा बाय cos थीटा होता है, ये तो पता ही है हमें। तो साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है अभी, -4/5 निकाली मैंने। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकाली, -3/5 निकाली। अगर मैं देखूं तो ये तो 4/3 आ गया। बस एक बार वेरीफाई कर लो। वेरीफाई कैसे करने वाले हैं कि tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होना चाहिए था, और यहाँ पर तो पॉजिटिव अपने आप ही आ रहा है। अच्छा, इसको आप आइडेंटिटी से भी कर सकते हो। आइडेंटिटी से कैसे करोगे आप, आपको cos थीटा दिया हुआ था, तो sec थीटा क्या होगा, -5/3। फिर आप sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी लगा लो, तो उससे क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा का आंसर आ रहा होगा। तो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन आपको पॉजिटिव लेना है क्योंकि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का है ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में हम tan थीटा को तो पॉजिटिव लेते हैं। यही तो सीखा आज हमने, कोड याद रखना है ASTC, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। A का मतलब ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, S का मतलब साइन और कॉसेक आर पॉजिटिव, T का मतलब tan और cot आर पॉजिटिव, और C का मतलब cosec और sec आर पॉजिटिव। ये आपको कोडिंग याद रखनी है, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ी और प्रैक्टिस आपको करा देगा। आपको साइन थीटा दे दिया -12/13 और बता दिया थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट बोल रहा है, तो ASTC के हिसाब से C cosec और sec पॉजिटिव होगा, बाकी चारों रेशियोज नेगेटिव होगी। 6 में से बाकी 4 नेगेटिव होगी, और आपको कह रहा है बाकी सारी रेशियोज आप बताओ। तो देखो एक रेशियो पे तो हमें काम करने की जरूरत नहीं होती, जो रेशियो गिवन होती है उसके रेसिप्रोकल पे। साइन थीटा जब मुझे -12/13 दे दिया, तो कॉसेक थीटा में हमें ज्यादा थोड़ी सोचना है। कॉसेक थीटा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -13/12। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो साइन नेगेटिव होना चाहिए, दिया हुआ था। कॉसेक उसका रेसिप्रोकल ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। अब साइन से काम करते हैं, वही आइडेंटिटी लगा के कॉस निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा की वैल्यू -12/13 है, लिख दो डायरेक्टली 144/169 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस का डाउट तो नहीं हो रहा ना कि माइनस था, माइनस का स्क्वायर हुआ तो प्लस हो गया। चलो कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर क्या होगा भाई, 1 - 144/169। अच्छा, उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर कितना बन गया, ये बन गया 25/169। अब फिर वही बात की, अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो 25/169 का स्क्वायर रूट है। अब आंसर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा की वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव आती है, तो आप क्या लोगे, +5/13। और जब कोई एक रेशो आती है तो उसका रेसिप्रोकल तो हाथों हाथ निकाल के काम खत्म करो। तो एंड सेक थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, सेक थीटा कितना हो गया, 13/5 लास्ट। अब कौन सा रह गया, tan थीटा और cot थीटा।
तो टेन थीटा अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी निकाला था। जब साइन और कॉस हो तो इजी वे में यही हम लगा सकते हैं कि टेन थीटा तो मुझे पता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता ही है ना, ये तो हम जानते ही हैं। टेन थीटा इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा। तो अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी है ढूंढो, -12/13। कितनी वैल्यू है? -12/13। और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5/13। 13 से 13 क्रॉस कर दिया, आंसर आ गया -12/5। तो टेन थीटा का आंसर नेगेटिव आ रहा है। वैलिड है क्या? टेन थीटा का आंसर नेगेटिव आ रहा है। टेन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में तो बच्चों नेगेटिव ही होता है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव होता है, सिर्फ कॉस और सेक ये पॉजिटिव होते हैं। तो टेन थीटा नेगेटिव आया तो कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल, उसका भी आंसर हमने नेगेटिव में छोड़ दिया। क्या कहते हो? समझ आया? समझ आ गया? क्लियर? क्वाड्रेंट पूरी तरह से पता चल गया कि चारों क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव लेना है, कौन सा नेगेटिव लेना है। आपको मेंशन किया हुआ है कि कौन सा क्वाड्रेंट है। लास्ट जो इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसमें क्वाड्रेंट उसने लैंग्वेज में नहीं बोला, उसने ऐसे रेंज में दे दिया, तो आप पहचान लो। अब देखो cos थीटा -1/3 दिया हुआ है और cos थीटा -1/3 दिया हुआ है, और मुझे ना जो थीटा की रेंज दी हुई है ये दी हुई है। ये क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारा 180 डिग्री से 270 डिग्री का रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? इनडायरेक्टली थर्ड क्वाड्रेंट है ना। आप पहचान लोगे थर्ड क्वाड्रेंट है। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा? ASTC टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, बस बाकी चारों रेशियोस नेगेटिव होगी। तो आपको cos थीटा दिया हुआ है नेगेटिव, बिल्कुल ठीक दिया हुआ है क्योंकि टैन और कॉट पॉजिटिव होना चाहिए। इसके बेसिस पे आपको क्या चाहिए? टैन भी चाहिए, कॉसेक भी चाहिए। तो कॉसेक निकालने से पहले एक काम ना करें, वही आइडेंटिटी लगा के पहले साइन निकाल लेते हैं, है ना। अलग अलग तरीके हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी आइडेंटिटी पहले लगा के कर सकते हो रेसिप्रोकल करके। अब मान लो आपके पास कितना है, cos थीटा की वैल्यू कितनी है? -1/3। स्क्वायर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 1/9। ठीक है बच्चों, cos थीटा की वैल्यू -1/3 है, मैंने यहाँ पे रखा 1/9। और इसको अगर मैं आगे लेके चलूँ तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 - 1/9। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो कितना आ गया? एलसीएम लेने के बाद 8/9। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? अंडर रूट में 8/9 कितनी आएगी वैल्यू? पॉजिटिव नेगेटिव? थर्ड क्वाड्रेंट है, साइन तो नेगेटिव होगा 100%। माइनस में 8 हो जाएगा 2√2 और 9 हो गया 3। साइन थीटा मिल गया। साइन थीटा मिल गया तो कॉसेक थीटा क्या होगा? कॉसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा। और रेसिप्रोकल में कोई नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ी हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। कॉसेक थीटा की वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, और अब बचा टेन थीटा, है ना। टेन थीटा निकाले। टेन थीटा की वैल्यू अगर हम बात करें तो वही कर ले, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकाली आपने अभी? माइनस को इग्नोर मत करना, सारा खेल ही उसी का, साइन का पूरा लेक्चर ही साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे था। अच्छा, कॉस थीटा की वैल्यू -1/3 दी हुई है, और देखो उससे वेरीफाई होने वाला है। 3 से 3 माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2√2 आ गया। टेन थीटा आपका 2√2 आ गया। तो टेन थीटा 2√2 आया, पॉजिटिव आ रहा है, क्या सही है? थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट तो पॉजिटिव होता है, तो एकदम ठीक है। अब टेन थीटा की वैल्यू आ गई, आपको किसकी वैल्यू बतानी है? 4 tan स्क्वायर थीटा -3 cosec स्क्वायर थीटा सॉरी 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस में 3 cosec स्क्वायर थीटा, ये है, इसकी वैल्यू बतानी है ना। हाँ, 3 cosec स्क्वायर थीटा। अब cosec थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आई? 2√2 का 2√2 आया तो उसका होल स्क्वायर कर दिया, रेशियो दी हुई है। और cosec थीटा की वैल्यू कितनी आई थी? cosec थीटा की वैल्यू -3/2√2 है ना। तो माइनस में 3/2√2 और इसका भी स्क्वायर कर दिया। चलो आगे देखते हैं। ये 4 इंटू, ये क्या हो गया? 4 इंटू 2 8 हो गया, है ना। स्क्वायर तो कर ही दोगे आप, ये कितना हो जाएगा? 9/8 हो गया। बस अब थोड़ी सी वर्किंग, ये हो गया 32, ये हो गया आपका 27/8। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई? 256 आ गई, माइनस में 27, तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया? 9 और 229/8। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, बाकी तो ठीक है ये, है ना। 9 हो गया, 229/8, ये आपका पूरा एक्सप्रेशन था।
ठीक है, तो अभी मैंने इस लेक्चर में आपको क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगली क्लास में क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये दोनों जब कंबाइन हो गए तो आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले समझने के लिए कैपेबल हो जाओगे। तो फॉर्मूले हम तब समझेंगे, पहले ये एक टॉपिक अच्छे से कर लो और इसका एक नेक्स्ट लेक्चर और देख के फिर फॉर्मूलों पे आएंगे कि नए फॉर्मूले हमें ट्रिगो में कैसे बनाए जाएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।